This is my podcast, which is sponsored by Arvind Prabhu. Feel free to reach out to him for best financial advice for a guaranteed wealthy life. You can also check out his podcast, link which I have shared in this video description. ठीक है, नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बस फर्स्ट क्लास। आप कैसे हो? हाँ जी बढ़िया, थैंक यू सो मच। तो सर, अभी आज का जो हमारा पॉडकास्ट है, यहाँ पर हम पुलिस के रिलेटेड जो कंसर्न्स होते हैं उसके ऊपर बातचीत करने वाले हैं। Whatever I am going to speak today is in the interest of nation and with no intention to cause hurt and injury to the police or police institution. My intention is that the police should work in a better way and could serve the citizens in a much more better way. And that is my sole intentions. And in the event, if at all I have caused hurt and injury to any person, I beg your pardon, please. And if at all I am incorrect, please educate me, if at all, with all relevant documents. So I will now start about the police working and let this information be known to the public so that they can very well assist the police station and the police officers to serve the citizens in a better way. आज बम्बई पुलिस जो है वो सबसे बेस्ट पुलिस है पूरी इंडिया में, उसके बारे में कोई दुमत नहीं है। उनकी एफिशिएंसी लेवल बहुत अच्छी है, उनका जो पब्लिक से व्यवहार है वो भी बहुत अच्छा है व्हेन कंपेयर्ड टू ऑल द स्टेट्स इन इंडिया। इसलिए मैं मुंबई पुलिस को सैल्यूट करूं। मगर उसके साथ एक राइडर भी है कि मुंबई पुलिस इकोनॉमिक ऑफेंस विंग और एंटी करप्शन ब्यूरो ये इकोनॉमिक ऑफेंस में बहुत बुरी तरह अपना ड्यूटीज को डिस्चार्ज करने में असफल रहे हैं। यहाँ तक कि लोगों का ऐसा कहना है कि ये इकोनॉमिक टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं और बड़े बड़े जो इकोनॉमिक टेररिस्ट है जो लूट मार कर रहे हैं इस देश की प्रॉपर्टीज की, इस देश के लैंड्स की, उसकी तरफ नजरअंदाज करते हैं और इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। यहाँ तक कि उन लोग एफआईआर भी रजिस्टर नहीं करते हैं और कंप्लेनेंट को इधर उधर भगा के उनकी दिशाभूल किया जाता है। ऐसा मुंबई के सिटीजन्स का मुंबई पुलिस के बारे में ऐसा मानना है। अब मैं मिसाल के तौर में आपको बताता हूँ कि एंटी करप्शन के पास 2015 से 2018 तक उनके पास कितने कंप्लेंट्स आए और उन्होंने उस कंप्लेंट को कैसे निपटारा किया उसका हम आरटीआई डाले थे। बेचारे को पता नहीं था कि उसका क्या इफेक्ट होने वाला है तो उन्होंने बेचारे ने बता दिया कि भाई 11,500 कंप्लेंट आए हुए हैं और सिर्फ 5 एफआईआर हुए। 100 कंप्लेंट आए हैं, 5 एफआईआर 5-4 साल में हुए हैं और इन लोगों को पता नहीं है कि उसमें से 10,600 कंप्लेंट्स कहाँ गए। ये बड़ी दुख भरी कहानी है। ये बड़ी दुख भरी कहानी है और शर्मनाक कहानी है कि बॉम्बे पुलिस जो है, हमारी एंटी करप्शन जो है, उनके पास 10,600 कंप्लेंट का निपटारा कैसा किया गया है उनके पास रिकॉर्ड नहीं है। उसके बाद में मैंने अब फरवरी 2021 में ऐसे ही आरटीआई डाला। अब पुलिस एंटी करप्शन चौकन्ना हो गई और उन्होंने कहा कि हम ये रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते। आप सोच सकते हैं कि ये रिकॉर्ड एक रिपोर्ट होता है, ये रिपोर्ट एंटी करप्शन के डीजी को हर साल जाना ही चाहिए और उसका रिपोर्ट पार्लियामेंट और लेजिस्लेशन मतलब असेंबली में जाना चाहिए। ये बनाना ही है, इसमें नए बनाने का सवाल ही नहीं आता है। मगर इनका जो घोटाला है, काम करने का घोटाला एक्सपोज होगा, इसलिए उन्होंने मुझे लिख के दिया है कि हमारे पास ये कोई रिकॉर्ड नहीं है और आप हमको क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। हमने रिकॉर्ड पूछा है तो बोलते हैं हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। इस तरह से हमको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है और मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और डीजी एंटी करप्शन और डीजी महाराष्ट्र पुलिस इनको ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह से अगर एंटी करप्शन ब्यूरो काम करेगी तो मेरे हाथ जोड़ के विनती है कि आप एंटी करप्शन को बंद करो। अगर 5 साल में आप सिर्फ 5 एफआईआर करते हो और आपके फौज के पीछे सैकड़ों करोड़ रुपया हम खर्चा कर रहे हैं तो ये एंटी करप्शन को चालू रखने में कोई मतलब नहीं। इसका देश में नुकसान ही है, फायदा कुछ भी नहीं। आपको दूसरी और बताना चाहता हूँ कि एंटी करप्शन के जितने ट्रैप केसेस होते हैं या जितने केसेस होते हैं वो सिर्फ ज्यादातर 90% फोर्थ डिग्री या 3rd ग्रेड
थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड पे या सेकंड ग्रेड पे होते हैं। उनमें आईएएस नहीं होता है, उनमें आईपीएस नहीं होता है, उनमें आईआरएस नहीं होता है, पॉलिटिशियंस नहीं होते, मिनिस्टर्स नहीं होते। इसका मतलब क्या कि जो भी करप्शन करते हैं वो तो चपरासी करते हैं या क्लार्क करते हैं या ऑफिसर करते हैं। उनके ऊपर वाले साधु संत वो बेचारे कुछ भी नहीं करते। ये गलत सिग्नल आप लोगों तक पहुंचा रहे जो हम आपको बिलीव नहीं करते। ये हो ही नहीं सकता है कि करप्शन जो है वो टॉप बॉसेस को नहीं मालूम होते हुए या मिनिस्टर्स और पॉलिटिशियंस को नहीं मालूम होते हुए करप्शन होता है, ये हम नहीं मानते हैं। यहाँ तक कि 5-10% होता होगा उनके नहीं, मगर 75 to 90% उनके जानकारी होने के बाद ही होती है। ये हम एक नॉर्मल सिटीजन्स का मानना है। अब वैसे ही इकोनॉमिक ऑफेंस विंग भी ऐसे ही है। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को तो उन्हीं के सीपी ने बताया, ये तो सेटलमेंट वाला डिपार्टमेंट है। यहाँ भी ऐसा ही होता है, एफआईआर रजिस्टर नहीं होता है। ये इंक्वायरी के नाम पे लोगों को गुमराह करते हैं और लोगों का दिशा भूल करके इकोनॉमिक टेररिज्म को ईओडब्ल्यू और एंटी करप्शन ये बहुत गलत काम कर रहे हैं, ऐसा लोगों का मानना है। और अगर मैं इसमें गलत हूं तो मैं एंटी करप्शन के डीजी के साथ या ईओडब्ल्यू के जॉइंट सीपी के साथ पब्लिक डिबेट करने के लिए भी तैयार हूं, ताकि अगर मैं गलत हो तो मुझे एजुकेट कीजिए, मैं उनसे माफी भी मांगू कि मेरी गलती हो गई। मगर उनको ये पब्लिक के सामने मुझे गलत साबित करना है कि ये ऐसे काम नहीं करते। मैं अपनी मिसाल के तौर से आपको बताता हूँ, 40,000 करोड़ मुझे आंकड़ा लिखने नहीं आता है। भाड़ा का फ्रॉड हमने ओपन किया, एंटी करप्शन ने 3 साल उसके ऊपर सो गई, कोई एक्शन नहीं लिया। ईओडब्ल्यू उसके ऊपर सो गई। ये दोनों हमारे कंप्लेंट को इधर से उधर, उधर से इधर ऐसे बेवकूफ बना रहे थे लोगों को, जबकि कानून कहता है कि एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए। फिर हमने हाई कोर्ट में रिट फाइल किया और हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई इनमें एफआईआर रजिस्टर करो। इसका मतलब ये होता है कि 4 साल मेरी जिंदगी के इन्होंने बर्बाद किए, 4 साल वो चोरों को छोड़ दिया, 4 साल उन्होंने प्रॉपर्टी जो पब्लिक की खाई हुए वो मजा करते बैठे हैं और ये उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ऐसा लोगों का मानना है। अगर ये गलत है तो वो हमको साबित करें, मैं उनसे माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। सर मैंने एक चीज नोटिस की, सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक्चुअली मैंने एक चीज नोटिस की कि आपने अभी जितना भी कॉन्वर्सेशन कहा उसमें ये कहा कि ये लोगों का मानना है। मतलब इसमें भी 2 चीजें हैं, एक है कि मानना होता है, एक होता है कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना। तो इस केस में आपका क्या कहना है कि मानना मींस इज इट बैक्ड अप बाय डॉक्यूमेंटेशन? मैं जो भी कहता हूँ वो डॉक्यूमेंटेशन के साथ ही होता है। मैं हाइपोथेटिकल नहीं बात करता हूँ और मेरे हर एविडेंस के साथ ही बात करता हूँ, नहीं तो मैं आपके सामने बात करने की हिम्मत नहीं करूंगा। क्योंकि मैं एक बड़ी संस्था है जिसका हम इज्जत करते हैं, जो हमें बचाती है, जिसके ऊपर हमको आस्था है, उस इंस्टीट्यूशन के बारे में मैं जब पब्लिक में बात करता हूँ तो मैं एक समझदार नागरिक के हिसाब से बात कर रहा हूँ और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। अभी मिसाल के तौर पे आपको मैं और एक एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ कि हमने एक डेवलपर के खिलाफ एसआरए स्कीम में कंप्लेंट फाइल की थी। एसआरए ने उनके खिलाफ एमआरटीपी के अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर करवाया और ये रजिस्टर किया चुनाभट्टी पुलिस स्टेशन ने। चुनाभट्टी पुलिस स्टेशन ने इन्वेस्टिगेशन का बजा दिया बाजा और कोर्ट को रिपोर्ट भेजा कि इसमें कोई गुनाह नहीं होता है। और बहुत दर्द की बात यह है कि मैं ओरिजिनल कंप्लेनेंट होने के बावजूद और मैं उनको मिलने के बावजूद मेरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं की गई। ओके। और एमआरटीपी एक्ट के तहत जो कंप्लेंट फाइल करती है वो पब्लिक अथॉरिटी फाइल करती है। और दुख भरी कहानी ये है कि इस चुनाभट्टी पुलिस स्टेशन ने अननोन एक्यूज्ड करके एफआईआर रजिस्टर करवाया, जबकि एमआरटीपी केस में डेवलपर का नाम पता वगैरह हर चीज होता है। इस तरह से चुनाभट्टी पुलिस स्टेशन ने झूठे दस्तावेज बनाए। तो ये ही हम कहते हैं कि इसको इकोनॉमिक टेररिस्ट को बचाना, उसको बढ़ावा देना। यहाँ तक कि इस चुनाभट्टी पुलिस स्टेशन के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की है वो डायरेक्टर्स की जो उस टाइम पे डायरेक्टर्स नहीं थे। उनकी अरेस्ट परमिशन भी पूछी जो कि उस टाइम पे डायरेक्टर्स नहीं थे। और जो असली डायरेक्टर्स थे उनका एक का भी नाम नहीं है और उस कंपनी को भी आरोपी नहीं बनाया।
इसका मतलब ये होता है कि जब ये ट्रायल के लिए खड़ी होगी तो पहले दिन ही ये मैटर उड़ गई, क्योंकि कंपनी है ही नहीं, कंपनी के डायरेक्टर्स है ही नहीं। तो ये लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए जो पुलिस काम करती है, कुछ पुलिस, सभी पुलिस की बात नहीं कर रहा हूं मगर ये कुछ पुलिस लोगों के जो ऐसे करप्ट काम करते हैं, उनकी वजह से पूरी पुलिस का नाम खराब हो जाता है। और ऐसे लोगों को देशद्रोही का उनपे मुकदमा होना चाहिए। और इतना ही नहीं, इन्होंने कोर्ट को दिशाभूल किया करके उनको सबमिटिंग ऑफ फॉल्स एविडेंस एंड फॉल्स रिकॉर्ड्स बिफोर द कोर्ट करके उनके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए। और मैंने इन पर्सन कोर्ट नंबर 42 सिंधेवाड़ी में आर्ग्यू किया। उसके बाद कोर्ट ने वो री इन्वेस्टिगेशन के लिए अब भेजा है और उनके ऑर्डर में ये लिखा है कि डीसीपी को ये ऑर्डर दिया जाए, बताया जाए और उनके ऑफिसर ने कैसा गलत इन्वेस्टिगेशन किया है वो वापस नहीं हुए, इसकी ताकीद दी है। मगर कोर्ट का ये भी था कि इनको शिक्षा देनी चाहिए थी, वो नहीं दी। और इसके आगे हम सिटीजन्स को इस तरह से लड़के ऐसे जो पुलिस ऑफिसर से उनको जेल में डाल के उनको घर पे बिठाने के लिए हमको कोशिश करना है। राइट, वेरी वेल सेड सर। दूसरा बात ये है कि ये EOW पुलिस यानी लोकल पुलिस स्टेशन और एंटी करप्शन, ये कोई भी कंप्लेंट आए तो उसको फॉरवर्ड करते हैं। एंटी करप्शन और पुलिस के खिलाफ के पास जो कंप्लेंट जाती है वो ऑफेंस के इंडियन पेनल कोड के अंदर होती है। इंडियन पेनल कोड, उसको IPC बोलते हैं। वो IPC के तहत कंप्लेंट होती है और उसकी कंप्लेंट सिर्फ पुलिस के पास ही हो सकती है। IPC की कंप्लेंट सिर्फ पुलिस के पास ही हो सकती है, वो ना कि सीनियर ऑफिसर्स या सुपीरियर ऑफिसर्स या कोई सिविल सर्वेंट्स के पास होती है, क्योंकि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो पुलिस ही होनी चाहिए। मगर हमारे दुर्भाग्य है आज कि बंबई के सबसे टॉप मोस्ट पुलिस ऑफिसर और उसके बॉस दोनों एब्सकॉन्डिंग है। आज पुलिस किसके पीछे लगी है? जो बंबई पुलिस को लीड कर रहे थे ऐसे एक महान व्यक्ति के पीछे पड़ी है। और उस महान व्यक्ति का बॉस जो पूरे महाराष्ट्र का पुलिस को संभालने वाले हैं, ये दोनों के पीछे पड़ी और दोनों लापता है, एब्सकॉन्डिंग। Can we imagine the level of fall in the standards of our politicians and the bureaucrats? एक IPS ऑफिसर आज पुलिस को नहीं मिलता है, उनको पुलिस की इंक्वायरी को नहीं आते। एक मिनिस्टर पुलिस की इंक्वायरी को नहीं आते, उनके अता पता किसको पता नहीं है, वो छुप के घूम रहे हैं। इससे बड़ा दुर्घटना इस देश को और क्या हो सकती है? अब मैं आपको आता हूँ कि व्हाट इज IPC एंड व्हाट इज CRPC। IPC का मतलब होता है इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल कोड का मतलब ये होता है कि आप चोरी किया तो सेक्शन 420 बोलते हैं ना, तो उसको जो भी आप चोरी करते हैं या जो भी गुनाह करते हैं उसके सेक्शंस IPC के तहत होते हैं। आपने डाका डाला तो उसके सेक्शंस IPC। आप मर्डर किया 302 बोलते हैं, वो IPC। आपने झूठा दस्तावेज बनाया 465 IPC। CRPC ये होता है कि CRPC इज द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। यानी क्या कि पुलिस ने कंप्लेंट कैसा रिकॉर्ड करनी, उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन कैसा करनी, फिर वो चार्जशीट कैसा फाइल करेगी, फिर कोर्ट वो चार्जशीट को कैसे देखेगी, कोर्ट ट्रायल कैसी कंडक्ट करेगी, कोर्ट बेल कैसी देगी और बेल को एप्लीकेशन कैसा करना, एंटीसिपेटरी बेल को एप्लीकेशन कैसा करना, ये सब जो होता है वो प्रोसीजर यानी CRPC। हर सिटीजन को ये जानना जरूरी है कि IPC का मतलब होता है गुनाह और CRPC का मतलब होता है प्रोसीजर। लोगों को कंफ्यूजन होता है IPC और CRPC, तो ये इसलिए मैं दोहराता हूँ। IPC is the sections under which you are prosecuted for the offense you have committed, and CRPC is a procedure which is to be followed by an individual citizen, by police, by court, by public authorities. So these are two different things. इसके डिफरेंस आपको अगर नहीं जानना, नहीं मालूम होगा तो आप सबसे बड़ी गलती करते हो। करेक्ट। नाउ तो मुझे आपको ये बताना है कि पुलिस हमको बेवकूफ बनाती है कि हम इंक्वायरी कर रहे हैं। आपको ये बताना चाहता हूँ कि पुलिस को इंक्वायरी करने का अधिकार बिल्कुल कानून में नहीं है। उनको सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार है। अब इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन का डिफरेंस क्या है? इंक्वायरी वो होती है जो FIR के पहले होती है और इन्वेस्टिगेशन वो होता है FIR रजिस्टर करने के बाद। पुलिस और हमारे में कुछ फर्क नहीं होता। जब FIR रजिस्टर करते हैं तब उस पुलिस को इन्वेस्टिगेशन की पावर आती है।
करेक्ट। एफआईआर अगर रजिस्टर नहीं होता है तो वो आपको बुला भी नहीं सकते, मगर गैर कानूनी तरह से इन लोग आपको बुलाते हैं, जो कि गलत है, और उनके खिलाफ आप मुकदमा कर सकते हो। सर आपने ये बहुत वैलिड पॉइंट उठाया, क्योंकि मेजॉरिटी लोगों को एक्चुअली यही स्टक हो जाते हैं कि उनको सवाल ही इतने किए जाते हैं एफआईआर दर्ज होने से पहले कि उनको आगे के प्रोसीजर का डर लग जाता है, और फिर वो लोग एफआईआर दर्ज नहीं करते। तो ये आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट उठाया सर। इंक्वायरी करने का अधिकार सिर्फ कोर्ट को है। करेक्ट। कोर्ट को ही इंक्वायरी करने का अधिकार है, बाकी किसी को भी इंक्वायरी करने का अधिकार नहीं है। पुलिस को पास अगर आपने कंप्लेंट फाइल किया तो पुलिस के पास दो ऑप्शंस होती है, उसको देखने का और देखने का कि कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो एफआईआर रजिस्टर करने का। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं होता है तो उनको बोलने का ये कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं होता है, और उनको 7 दिन के अंदर उनको लिख के उनको बताना। आपकी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में दर्ज होने के बाद 7 दिन के अंदर पुलिस स्टेशन ने आपको बताना चाहिए कि वो एफआईआर रजिस्टर कर रहे हैं या आपके कंप्लेंट में कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज नहीं होता है। और आज तक कोई भी पुलिस ये काम नहीं कर रही है। ये लोगों को बेवकूफ बनाती है और गलत तरीके से लोगों को परेशान करती है, और इसके खिलाफ हमको लड़ना है। अब ये जो इसका कारण मेन क्या होता है कि हमारे जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स है, ये इनको कानून पढ़ाया जाता है, आईपीसी क्या है, सीआरपीसी क्या है, मगर जब वो पुलिस स्टेशन में जब वो हुद्दे पे काम पे आते हैं तो लगता है वो भूल जाते हैं कि सीआरपीसी क्या है और आईपीसी क्या है। और ये जो अपने सर्कुलर्स बनाते हैं जो बिल्कुल सीआरपीसी के खिलाफ होती है, जो बिल्कुल कोर्ट के ऑर्डर्स के खिलाफ होती है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि कोर्ट के खिलाफ सब प्रोसीजर चलती है आजकल मुंबई में या पूरे महाराष्ट्र में भी, और इसके खिलाफ मैं आवाज उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आवाज उठाने का मतलब मैं उनसे खिलाफ नहीं बात करता हूँ, पर उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई आप गलती मत करो। अगर आप ऐसी गलती करेंगे तो आपके खिलाफ हमको कोर्ट में आपके खिलाफ केस करना पड़ेगा, और आपका जो इन्वेस्टिगेशन का टाइम आपको कोर्ट में कटहरी में खड़ा रह के आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा, और ये पुलिस का शान के लिए बहुत बेकार है। इसीलिए आपको इंक्वायरी करने का कोई अधिकार नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कंप्लेंट जब करते हो तो अंडर सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी, अब ये सीआरपीसी प्रोसीजर, उसका सेक्शन 154 में ऐसा लिखा है कि आपने जो लिख के दिया है कंप्लेंट, उसमें अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज होता है तो पुलिस वालों को डिस्क्रिशन नहीं है। दे शाल का मतलब उनको करना ही है। मे का मतलब होता है डिस्क्रिशन, शाल का मतलब होता है कि उनको करना ही है। मगर इस 154 के लगभग 99% ऑफ पुलिस ऑफिसर्स आर वायलेटिंग दिस प्रोविजन, और ये ऐसे वायलेट करते हैं जैसे कि वो कानून ही ऐसा है। और ये जागृति, मैं जन जागृति करना चाहता हूँ कि इस पुलिस के गलत व्यवहार को हमको रोकना है, उनको समझाना है, उनको एजुकेट करना है। भले उन्होंने ट्रेनिंग ली है बेचारे ने, पर बेचारे भूल गए, तो उनको हमको याद दिलाना है कि 154 के तहत आपको एफआईआर रजिस्टर करना है। भाई आपको इंक्वायरी नहीं कर सकते आप और जो इंक्वायरी के पेपर्स, तो एक क्वेश्चन आ रहा है, एक क्यूरियस क्वेश्चन आ रहा है मेरे दिमाग में कि आज की डेट में अगर मुझे कोई एफआईआर रजिस्टर करवानी है, वो करने के लिए मुझे पुलिस स्टेशन में ही जाना पड़ता है। इन केस अगर ये जस्ट एक सॉल्यूशन है, मतलब अगर अभी जैसे कि अभी पुलिस कई बार कहते हैं कि वो एफआईआर दर्ज ही नहीं करते क्योंकि वो कहीं ना कहीं मैन्युअल एफर्ट्स है। अगर समझो पुलिस ने ऐसा कुछ किया कि सब कुछ उन्होंने ऑटोमेटेड कर दिया, अगर एक प्रॉपर वेबसाइट है जहां पर हमारे आपके जैसे लोग सीधा जाकर खुद अपनी एफआईआर रजिस्टर करवा सकते हैं, वहां पर सारे के सारे सेक्शंस अवेलेबल है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस अवेलेबल है, इस तरीके से हम लोगों को भी पता चलेगा कि हमारे राइट्स क्या है, और पुलिस वालों को भी ऐसे बोलते हैं ना, एक ट्रैकिंग सिस्टम प्रॉपर मेंटेन रखनी पड़ेगी। क्या लगता है आपको, क्या ये सिस्टम काम कर पाएगा? क्योंकि अभी के लिए मुझे जो सबसे बड़ा जो लूप होल ये लगता है कि ऑटोमेटेड कुछ नहीं है, ये सब कुछ पुलिस के हाथ में है मैन्युअली। Yes, it is manual and it is at the discretion of the police officer, right, who normally does not act as per law. This is my direct allegations against the police department, with all due respect to all the honest officers, कि आप लोग कानून को तोड़ के काम करते हो, कानून के खिलाफ काम करते हो, ये मेरा मानना है। अब ये जो आप अगर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ जाते हो तो पुलिस कहते हैं मेरे पास मत आओ, वो तो बीएमसी का काम है।
तब आप उनको दिखाना है कि सेक्शन 149 ऑफ सीआरपीसी, सेक्शन लिख के लीजिए आप लोग, सेक्शन 149 ऑफ सीआरपीसी कहता है कि जब कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होने का संभावना होती है तो पुलिस को वहां जाके उसको रोकना है। और इलीगल कंस्ट्रक्शन इज अ वेरी सीरियस ऑफेंस, और इसीलिए पुलिस ये आपको नहीं कह सकती है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो आप बीएमसी के पास जाओ। उनका फर्ज है कि वो साइट पे आए, उसके डॉक्यूमेंट्स देखे, अगर उसने सैंक्शन प्लान दिखाए उसके काम के तो ठीक है, नहीं दिखाए तो उसको रोको। उनको बोलिए कि बीएमसी और कंप्लेंट बीएमसी को फॉरवर्ड कीजिए, और तब तक बीएमसी जब तक उनको यस नहीं बोलती वो काम नहीं करना चाहिए। मगर प्रैक्टिकली क्या होता है, यहाँ से पुलिस पीछे हट गई, वहां से वापस काम चालू। और ये क्यों होता है, ये मैं कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, सभी को पता है। अब ये 154(1) के तहत आप जब कंप्लेंट फाइल करते हो वो सेक्शन 154 सीआरपीसी के तहत होता है। अब पुलिस आपकी एफआईआर रजिस्टर नहीं करती है तो फिर आपके पास चारा क्या है, 154 सब सेक्शन 3 लिख लीजिए, 154 सब सेक्शन 3, उसमें आपको कंप्लेंट फाइल करनी है डीसीपी के पास। ओके। क्योंकि डीसीपी वो कानून के तहत डीसीपी को खुद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनके उनको डायरेक्शन देना है कि एफआईआर रजिस्टर करो। अगर नहीं करना है तो उनको भी 2-4 दिन के अंदर उस कंप्लेंट को बताना है कि आपका एफआईआर रजिस्टर नहीं हो सकता क्योंकि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है। मगर हमारे डीसीपी भी ऐसे काम नहीं करते हैं, यहाँ तक कि कानून कहता है स्पेसिफिक डायरेक्शन शुड बी गिवन, मगर हमारे डीसीपी नेसेसरी एक्शन करके छोड़ देते हैं। तो ये भी गलत काम करते हैं। हमारे पुलिस स्टेशन में तो गलत काम होता ही है, हमारे डीसीपी भी गलत काम करते हैं ऐसे करके। तो ऐसे लोगों के खिलाफ प्रोसिक्यूशन भी होता है। दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ कि सेक्शन 156 सब सेक्शन 2, उसमें क्या लिखा है कि सपोजिंग रेप हो गया, रेप किधर समझो बंबई में हो गया, मगर उन्होंने रेप करके वो लेडी को भिवंडी में लेके गए, तो वो लेडी भिवंडी पुलिस स्टेशन में जाके अपना एफआईआर रजिस्टर कर सकती है। मगर अब पुलिस रेप के बारे में बहुत सीरियस हो चुकी है, मगर बाकी ऑफेंसेस के बारे में भी, या चोरी समझो या डकैती समझो या फोर्जरी समझो, तो अगर दूसरा पुलिस स्टेशन के पास आप कंप्लेंट फाइल करते हैं तो उनको वो एफआईआर रजिस्टर करना है और बाद में जो ज्यूरिडिक्शन में जाना है उसको भेजना है। अब क्या होता है, मैक्सिमम जब हम पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कंप्लेंट करते हैं तो हम ईओडब्ल्यू में जाके कंप्लेंट किए तो ईओडब्ल्यू कहती है ये भाई पब्लिक सर्वेंट का है, एंटी करप्शन का मैटर है। एंटी करप्शन बोलता है ये तो आईपीसी का मैटर है। और ये दोनों हमको बेवकूफ बनाते हैं, ये दोनों हमको कानून के खिलाफ जाके सब कानून गैर कानूनी काम करते हैं। कानून क्या कहता है, 156(2) सब सेक्शन 2 सीआरपीसी क्या कहते हैं, लिख के लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमको इसमें एंटी करप्शन और ईओडब्ल्यू बेवकूफ बनाती है। और इस बेवकूफ नहीं बनने के लिए और उनको जवाब पूछने के लिए ये सेक्शन बहुत जरूरी है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो आप एफआईआर रजिस्टर करो और कंसर्न पुलिस स्टेशन को भेज दो। ऐसा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी है। और ये इसके बाद में हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर निकाला है 10/5/2013 को, और उसमें क्लियर कट लिखा है कि 0 एफआईआर करके रजिस्टर करो और कंसर्न पुलिस स्टेशन को भेजो। मगर हमारे पुलिस स्टेशन हमको बेवकूफ बनाती है, हमारे एंटी करप्शन हमको बेवकूफ बनाती है, हमारे ईओडब्ल्यू हमको बेवकूफ बनाती है। तो ये बेवकूफी बनाने का जो स्टाइल है ये कब कम होगा, जब हम सिटीजन्स लोग को कानून पता होगा और हम जब इनको क्रॉस करेंगे तब ये हो। तो आप अगर कंप्लेंट फाइल करते हो और उसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज होना जरूरी है। नॉर्मल आदमी को कॉग्निजेबल क्या है या नॉन कॉग्निजेबल क्या है ये पता नहीं रहता है, मगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हो तो एफआईआर रजिस्टर करना जरूरी है। 7 दिन के अंदर वो रजिस्टर करना चाहिए। और जब आपकी कंप्लेंट जाती है तो ये लिख लीजिए, उनको जनरल डायरी मेंटेन करना पड़ता है, स्टेशन डायरी मेंटेन करना पड़ता है, और उस स्टेशन डायरी में ये लिखना पड़ता है कि ये कंप्लेंट आई थी, उन्होंने क्या कार्रवाई की और उन्होंने ये एफआईआर रजिस्टर किया या नहीं किया या वो कंप्लेंट को बताया, इसका हर चीज का उन्होंने रिकॉर्ड रखना चाहिए। ये कानून कहता है। मगर ये कोई भी पुलिस स्टेशन या कोई भी ईओडब्ल्यू या ये ऐसे रजिस्टर परफेक्ट, वो नाम के लिए आपको कैंपस करने के लिए कुछ भी लिख के बताएंगे, मगर जब आप सर्कुलर और कानून लेके बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने जो रिकॉर्ड मेंटेन किए हैं वो कानून के तहत नहीं है। ललिता कुमारी जजमेंट ने पूरा पुलिस को एक्सपोज किया है
कि वो कैसे गलत काम करते हैं। उसमें इसलिए उन्होंने आदेश दिए हैं कि अंडर 154 आपको एफआईआर रजिस्टर करना है। आपका इंक्वायरी का स्कोप क्या है? अभी इंक्वायरी क्या होती है? इंक्वायरी का स्कोप सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि वो कंप्लेंट में अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो आप एफआईआर रजिस्टर करो। वो सच है या झूठ है ये देखने का अधिकार पुलिस को एफआईआर रजिस्टर करने के पहले नहीं है। मैं फिर से दोहराता हूँ, आपकी कंप्लेंट सच है या झूठ है ये पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कर सकती है। जो आज करती है गलत तरीके से, कानून को तोड़ के और कानून का उल्लंघन करके करती। अगर मैंने लिखे हुए में मैंने लिखा है चोरी किया है, मैंने लिखा है डकैत डाला, तो उनको एफआईआर रजिस्टर करना है। उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन में उनके पास 3 चारा होता है, ए क्लासिफिकेशन, बी क्लासिफिकेशन और सी क्लासिफिकेशन। बी क्लासिफिकेशन ये होता है कि ये झूठ है, सी क्लासिफिकेशन ये होता है ये सच है ना झूठ है। तो वो बाद में कर सकते। मगर एफआईआर करने के पहले अगर उन्होंने किसी आरोपी को बुलाया, किसी विटनेस को बुलाया, उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए, तो ये रिकॉर्ड्स आप उनके खिलाफ 154 का उल्लंघन किया करके उनके खिलाफ वापरने का और उनको प्रोसिक्यूट करने का अंडर सेक्शन 166A ऑफ आईपीसी। अगर इंक्वायरी करने किया पुलिसों ने तो वो डॉक्यूमेंट्स आरटीआई में ले लो, उसको सर्टिफाई कर लो और उस पुलिस ऑफिसर और उस पुलिस स्टेशन के सीनियर पीए इनके खिलाफ आप 166A और 167 यानी 166A है कि डिसोबीडियंस ऑफ डायरेक्शंस ऑफ लॉ और 167 ये है कि आप गलत डॉक्यूमेंट्स फ्रेम करके आपने मुझे इंजुरी की। तो इन 2 सेक्शन के तहत आप पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट करके उनके ऊपर केस, जैसा हमको आरोपी बनाते हैं वैसा हम उनको आरोपी बना सकते हैं, ये आप ध्यान में रखिए। और एक होम डिपार्टमेंट का सर्कुलर है 17/6/2016, उसमें ये लिखा है कि आप जब किसी ऑफिसर के खिलाफ कंप्लेंट करते हो तो द ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ डीवाईएसपी और एसीपी सिटी कमिश्नरेट में रहता है और डीवाईएसपी डिस्ट्रिक्ट में होता है, तो इनको हमको बुला के काउंसलिंग करना है कि भाई क्या तकलीफ है, क्या नहीं तकलीफ है। उसके बाद में इनको रिटर्न डायरेक्शंस देना है कि इसके ऊपर इंक्वायरी करो, उसका उनको सेपरेटली एक रजिस्टर मेंटेन करना है और ये कंप्लेंट को 21 दिन में उनको डिस्पोज करना है। उनको ये देखना है कि इसके ऊपर एक्शन हुआ है कि नहीं। 21 दिन में अगर एक्शन नहीं हुआ तो 1 महीने का डायरी में उनको वरिष्ठ अधिकारियों को रिपोर्ट करना है कि ये 21 दिन में नहीं हुआ है, तो वो जवाबदार रहेंगे कि वो क्यों नहीं हुआ। तो इस तरह से कानून बहुत अच्छा है, मगर हम सिटीजन्स, हमको अक्ल नहीं है, हमको सीखने की इच्छा नहीं है और हम हर चीज आराम से चलता है, ये एटीट्यूड में हम इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं कोई पुलिस ऑफिसर्स को दोषी नहीं ठहराता हूँ, ना मैं किसी पॉलिटिशियन को दोषी ठहराता हूँ। दोषी सबसे बड़े हम सिटीजन्स हैं जो हम हमारे कर्तव्य नहीं जानते हैं, जो हम हमारे होमवर्क सही तरह से नहीं करते हैं और ऐसे लोगों को हम मौका देते हैं देश को बर्बाद करने का। तो उनसे ज्यादा जो गद्दार है, जो नालायक है, वो हम सिटीजन्स है जो हम हमारी ड्यूटी नहीं करते। हम दूसरों की तरफ उंगली दिखाने के पहले अपनी तरफ उंगली दिखाओ कि हमने क्या किया है। और जिस दिन आपको ये आईपीसी सीआरपीसी की तरह थोड़ा स्टडी करोगे और हर आदमी पुलिस स्टेशन में जाके बोलेगा मेरा एफआईआर क्यों नहीं रजिस्टर होता है, तो कितने लोगों की हिम्मत होगी आपको ना बोलने की। अब प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में एक सरास इन लोग बोलते हैं कि भाई सैंक्शन नहीं है और इन लोग को आईपीसी के तहत कॉग्निजेबल ऑफेंस होने के बावजूद उन लोग रजिस्टर नहीं करते। ऐसे एंटी करप्शन के ऑफिसर्स के खिलाफ भी आप 166 के खिलाफ तहत आप केस रजिस्टर करिए। आपको अगर कोई फॉर्मेट्स चाहिए तो आप @ग्रुप पिटिशन ट्विटर पे और @मुंबादेवी प्रजा इनको ट्वीट कीजिए, आपको फॉर्मेट सब दिया जाएगा, गाइडेंस भी दिया जाएगा। हम किसी पुलिस ऑफिसर के खिलाफ नहीं है, मगर जरूर हम करप्ट पुलिस ऑफिसर के खिलाफ जबरदस्त आगे हम उनके साथ लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए कि जिस दिन हम करप्ट ऑफिसर्स को पूरी तरह से मारने की कोशिश करेंगे तब हम अच्छे ऑफिसर्स के साथ रहेंगे और तब अच्छे ऑफिसर्स को लगेगा कि यस हम अच्छे हैं, इसलिए आज पब्लिक हमारे साथ है और ये करप्ट थे इसलिए पब्लिक उसको मार रही है। ये सिग्नल हमको अच्छे ऑफिसर्स को भेजना है कि सिटीजन्स आर विद ऑनेस्ट ऑफिसर्स, वी आर नॉट अगेंस्ट पुलिस ऑफिसर्स, वी आर ओनली अगेंस्ट द करप्ट, delinquent and inefficient police officers who are destroying this nation। आज अगर कुछ भी बम्बई में अगर कुछ भी चोरी जपे का होती है,
उसमें से 75 to 80% का सब इंफॉर्मेशन या इन्वेस्टिगेशन में इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन कर निकालने के लिए पुलिस के पास समर्थ पास इतनी सामग्री है, मगर ये नहीं वापरते हैं, इसलिए आज ये देश का ये अब बहुत दूसरी दुर्भाग्य की बात यह है कि हाल ही में 2016-2018 में हमारी गवर्नमेंट ने ऐसे कानून पास किए जो ब्रिटिशर ने पास नहीं किए। ब्रिटिशर के टाइम पे आपको अगर पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कंप्लेंट करनी है तो आपको इजाजत थी, आप जाके डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में जाओ या आप डायरेक्ट कोर्ट में जाओ और आप पुलिस स्टेशन में उनका इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करो। पर दुर्भाग्य की बात है जो ब्रिटिशर ने नहीं किया वो हमारे आज इंडियन पॉलिटिशियंस कर रहे हैं, और उन्होंने करप्ट लोगों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए अमेंडमेंट किया है 17A इन पीसी एक्ट, जो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हर सिटीजन्स को, हर एडवोकेट्स को, हर पॉलिटिशियंस को विड्रॉ किया जाए। आप भ्रष्ट लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप भ्रष्ट लोगों को बचाने के लिए ये कानून ला रहे हो जो पब्लिक के खिलाफ है। आप कानून ऐसे लाते हो कि पब्लिक ने गलती किया तो उनको जेल में डालो, उनको 5,000 फाइन करो, उनको 10,000 फाइन करो। अगर कंप्यूटर नहीं चलता है, इंटरनेट नहीं है और डिले हो गया तो भी आप 5,000 रुपया फाइन करते हो पब्लिक को, जबकि गलती आपकी होती है। आप हमको इंटरनेट नहीं प्रोवाइड करते हो और यहाँ वो कानून के तहत दिन दहाड़े गलत काम करते हैं और आप उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। आप क्या सिग्नल देना चाहते हो लोगों को? ये इसलिए जो गवर्नमेंट ने पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करने के टाइम पे या इन्वेस्टिगेशन करने के टाइम पे जो रोक लगाई है और उसके लिए सैंक्शन के लिए कंडीशन डाली है, उसको विड्रॉ करना जरूरी है, नहीं तो हम पूरी तरह से करप्ट नेशन हो जाएंगे। आज कहीं भी जाओ आपको कानूनी तौर से काम नहीं होता है, आप कानूनी काम लेके जाओगे तो भी उनको पैसा देना पड़ता है। ये बहुत दुख वाली बात है कि और ये रोकने के लिए इनको अकाउंटेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। उन्होंने ये किया है कि आपको पुलिस स्टेशन में जाने कंप्लेंट करने का है किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ, तो आपको सैंक्शन लेना जरूरी है। अब आप सैंक्शन किसका लोगे? चोरी किया है उसका सैंक्शन, आप डकैती जो उसके ऊपर वाले हैं जो उसके साथ मिले हुए, सब मिले हुए नहीं है, मगर ज्यादातर लोग जो ऊपर है उनके अनुमति से ही नीचे करप्शन होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हर करप्शन खाली नीचे वाला करता है। अगर ऐसा हो तो बड़े बड़े लोगों के पास 5,000 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी नहीं होती थी, या 120 200 500 करोड़ की प्रॉपर्टी नहीं होती थी। तो ये जानना जरूरी है कि ये कानून पब्लिक हित में है या पब्लिक को बर्बाद करने में है, और इसके खिलाफ हमको आवाज उठाना है। अब आपको मैं 2-3 कोर्ट के कोटेशंस देता हूँ। जहीरा हबीबुल्ला शेख वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, जहीरा हबीबुल्ला शेख वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, उसमें कोर्ट ने खुद लिखा है कि कोर्ट जो है ये पब्लिक का फंडामेंटल राइट है कि कोर्ट ने उनको डिलीवरी सिस्टम जस्टिस देना चाहिए। अगर वो नहीं देते हैं तो ये देश के लिए बहुत नुकसान वाला है। कोर्ट जो है वो ऐसे लोगों के सामने ढीला लिम्पी बोला है, लिम्पली द लॉ शुड नॉट बी सीन लिम्पली व्हाइल दोज हु डिफाई इट गो फ्री। यानी क्या, जो बड़े लोग हैं वो डिफाई करते हैं, वो छूट जाते हैं, और छोटे लोग जो है वो वेब जैसा अटक जाते हैं। और ये देश के लिए बहुत बहुत दुख वाली बात है, और इससे आगे विद्रोह होने का भी संभावना हो सकती है। क्यों? आज तक आदमी भरोसे पे या आशय पे जीता है, मगर इस तरह से अगर आप कानून बनाओगे और भ्रष्ट लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लोगे, आप सोचिए 11,500 कंप्लेंट और 5 एफआईआर, मतलब 11,500 लोग पागल है, उनको कुछ समझ में नहीं आता है। खाली 5 लोग ही है, वो भी 5 लोग नीचे के ऑफिसर होंगे, बड़े ऑफिसर या पॉलिटिशियन नहीं है। उन्होंने फिर पैरा नंबर 14 में बोला है, इफ ए क्रिमिनल कोर्ट is to be effective and despite presiding judge must cease to be a spectator and mere recording machine। उसको अपना माइंड एप्लीकेशन करके वो ट्रायल में इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस उनको करना है, वो सिर्फ स्पेक्टेटर नहीं हो सकता है। The faith and confidence of the citizen cannot be shaken by a defective investigation। इसका मतलब क्या होता है कि हम कंप्लेंट करेंगे, पुलिस आंख मिचोली करेंगे, गलत इन्वेस्टिगेशन करोगे, कोर्ट बोलेगा अरे इसमें तो कुछ है ही नहीं, छोड़ देंगे। तो इसका मतलब क्या होता है कि गलत इन्वेस्टिगेशन का फायदा चोरों को मिलता है। ये कोर्ट ने देखना चाहिए कि गलत इन्वेस्टिगेशन हो तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, और गलत इन्वेस्टिगेशन करने वाले और करप्शन जो है वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज है, और इसलिए उनको एंटी नेशनल घोषित किया जाए। ऐसे कई कोर्टों ने आदेशों में या उनके ऑब्जर्वेशंस में लिखा है। आज हमको चाइना और पाकिस्तान से तो धोखा है,
मगर चाइना और पाकिस्तान जब हम पे अटैक करते हैं तो पूरा देश एक हो जाता है, हम साथ में आ जाते हैं, और इस तरह से हम चाइना पाकिस्तान में उसके 10 और कोई है तो हम उनके लिए भारी पड़ेंगे। मगर जब हमारे ही लोग, हमारे ही पॉलिटिशियंस, हमारे ही ब्यूरोक्रेट्स हमको गलत कानून बना के हमको लुटा जाता है और चोरों को बचाया जाता है, तो इससे बड़ा धोखा और कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए करप्ट लोग जो है वो क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट से भी ज्यादा खतरनाक है, और इन लोगों को नाश करना, इन लोगों को खत्म करना, ये हमारा सिटीजन्स का और हॉनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स का और हॉनेस्ट ब्यूरोक्रेट्स का फर्ज है। तो हम ये तय करते हैं कि हम अच्छे लोगों को साथ देंगे और जो भ्रष्ट है उनके खिलाफ हम जरूर आवाज उठाएंगे। अब मैंने आपको पुलिस की गलतियों के बारे में बताया, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पुलिस के बारे में कुछ अच्छा भी बोलना चाहता हूँ। आज पुलिस को छुट्टियां नहीं मिलती है, क्यों भाई? जब स्टेट गवर्नमेंट के हर ऑफिसर को हफ्ते में 2 दिन छुट्टी मिलती है, तो पुलिस को छुट्टी क्यों नहीं है? उनको एक ही छुट्टी दी जाती है, तो फिर हर सैटरडे की छुट्टी यानी 52 वीक्स का 52 डेज उनको सैलरी दिया जाए। आज 2 महीने का सैलरी उनको बहुत काम आ जाए। राइट। तो मेरी दरखास्त है हमारे गवर्नमेंट से कि पुलिसों को उनका वीकली 2 ऑफ का पैसा मिलना ही चाहिए। उन लोग धूप में रहते हैं, बारिश में रहते हैं, दंगे में रहते हैं, उनके जान को ज्यादा जोखिम है। करेक्ट। वो 12 घंटा काम करते हैं। हमारे बाबू लोग जो बैठे हैं एसी में बैठे हैं, एसी में बैठते हैं, 8 घंटा भी काम नहीं करते मुश्किल से, और हफ्ते में 2 दिन छुट्टी लेते हैं। तो हमारे पुलिस जो भाई है उन्होंने क्या गलती की है पुलिस ज्वाइन करके? तो उनको भी हफ्ते में 2 दिन का छुट्टी तो आप नहीं दे सकते, मान लेता हूँ, मगर उसका पगार तो जरूर मिलना चाहिए। ये इसके लिए हम सिटीजन्स को लड़ना है ऐसे पुलिसों के लिए, ताकि उनकी एफिशिएंसी लेवल बढ़ जाए। कोई भी पुलिस ऑफिसर 12 घंटा 8 दिन काम करेगा तो उसकी उम्मीद काम करने की नष्ट हो जाएगी। उसको भी रेस्ट चाहिए, उसको भी फैमिली लाइफ चाहिए, और इसीलिए ये हम सिटीजन्स का फर्ज है कि पुलिसों को जो उनका छुट्टी नहीं देते तो उनको उसका पगार मिलना चाहिए, जो आज नहीं दिया जाता है। दूसरी बात, आप लोगों को 8 घंटा काम करना लगाते हैं, इनको 12 घंटा लगाते हैं, तो उनको 4 घंटे का ओवर टाइम मिलना ही चाहिए। क्यों आप उसके ऊपर आप उनको छुट्टी नहीं दोगे? आप उनको 12 घंटा काम करोगे और फिर बोलोगे आप पैसा खाते हो, आप करप्शन करते हो। काफी ओवरवर्क है वो काफी ओवरवर्क है एक्चुअली। गणपति का फेस्टिवल हमारे पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट का फर्ज है कि ये कुत्ते या गधे लोग नहीं है जो आप उनको 12-12 घंटा काम कराएंगे। हाँ, वो भी इंसान है, और आप उनको ऐसा काम करा के भ्रष्ट बनने की यू आर फैसिलिटेटिंग देम टू बी अ करप्ट, बिकॉज यू आर नॉट गिविंग देम देयर ड्यूज प्रॉपरली फॉर देयर हार्ड वर्क। पुलिस जो काम करती है वो मुश्किल से कोई काम करता है, ये हमको मानना है। भले भ्रष्ट अभी भ्रष्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अब पुलिस के पास एक इंसान की तरह से देखता हूँ। अगर इंसान की तरफ से देखता हूँ तो उनको वीकली 2 ऑफ मिलना ही चाहिए, उनको 12 घंटे का जो 4 घंटे का ओवर टाइम मिलना ही चाहिए, और उनकी पोस्टिंग आप कल्याण में रहने वाले को बम्बई में देते हो, इधर रहने वाले आप अगर वो दिन में 4 घंटा अगर ट्रेवल करेंगे तो काम क्या करेंगे? अभी मेरे कोई दोस्त है जो डोंगरी में है, वो कल्याण से आते हैं, 2 घंटा जाने में 2 घंटा आने में 12 घंटा ड्यूटी, कितना हो गया? 12 घंटे के बाद वो जाने को नहीं होता है, वो आधा घंटा पहला आता है, आधा घंटा बाद में। उस टाइम पे लास्ट टाइम पे अगर निकलते कुछ केस आया, कुछ ऑर्डर आया, तो लगभग 13-14 घंटा वो पुलिस स्टेशन में रहते हैं, 4 घंटा ट्रेवलिंग करते हैं, 18 घंटा तो घर पे जाएंगे, कभी सोएंगे, कभी फैमिली के साथ रहेंगे, कभी खाना खाएंगे, कभी और खुद की बॉडी मेंटेन करने के लिए वो एक्सरसाइज करेंगे कभी। हम कहते हैं पुलिस जाड़े है, ये है वो है, तो ये हमारा गवर्नमेंट और हमारे पॉलिटिशियंस जब पॉलिटिशियंस के पगार बढ़ाते हैं, उनकी फैसिलिटीज बढ़ाते हैं, तो वो पुलिस के साथ लिंक होना चाहिए। हमारे पॉलिटिशियंस के पास क्या है? ना जवाबदारी है, ना उनके पास सिर्फ पावर है। रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज तो पॉलिटिशियन के पास है ही नहीं। जितना भी करप्शन होता है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं, इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं, डिले इन प्रोजेक्ट होता है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो सिर्फ पावर्स उनका कम करो, और वो थोड़ी पावर जो है वो ब्यूरोक्रेट्स को दे दो, थोड़ा पगार जो है वो ब्यूरोक्रेट्स को दे दो। ब्यूरोक्रेट्स ने, मैं बोलता पुलिस हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट पुलिस। ब्यूरोक्रेट्स को अच्छा पगार है और वो भी मजा मार रहे हैं, वो राजा के जैसे जीते। हमारे IAS IPS जो है वो राजा की जैसे जीते हैं। हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसी भी जिंदगी हो सकती है। आम आदमी हम सोच भी नहीं सकते ऐसे जिंदगी जीते हो। तो मगर
ये जो हवलदार है, पीएसआई है, पीआई है, एसीपी है, ये जो बंदे हैं ये कुत्ते जैसे काम करते हैं पुलिस स्टेशन में, तो इनकी तरफ देखना हमारा सिटीजन का भी काम। बाद में हम कहते हैं कि ये पुलिस तो बेवकूफ है, इनको कुछ आता ही नहीं है। पुलिस बेवकूफ इसलिए है क्योंकि हमारे पॉलिटिशियन नटभ्रष्ट है, हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे ब्यूरोक्रेट जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी है, ये अपने काम, अपने डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी नहीं करते हैं। अगर एक पुलिस ऑफिसर क्या होता है, एक आम इंसान होता है, एक ऑर्डिनरी ग्रेजुएट होता है, या वो हवलदार से आया होगा तो ग्रेजुएट भी नहीं होगा, उसकी सोच क्या है, उसके विचार क्या है, एक टोटली मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास का आदमी का उसकी मेंटेलिटी होती है। उस ऑफिसर को आप मिनिस्टर के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन दोगे तो काम कर पाएगा। उस ऑफिसर को आप भाड़ा, SRA, रजिस्टर ऑफ कंपनीज, आप बैंकिंग फ्रॉड्स, टाउन प्लानिंग, MRTP, BMC, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड जिसके लॉज है, वो उसको आप इन्वेस्टिगेशन दोगे तो आरोपी तो छूटने वाला ही है। Correct. आपको एक इन्वेस्टिगेशन को देने के पहले उनको ट्रेनिंग देना जरूरी है कि BMC की वर्किंग कैसी होती है, बैंक की वर्किंग कैसी होती है, सेबी की वर्किंग कैसी होती है। इसकी ट्रेनिंग तो देते नहीं है, क्योंकि हमारे पॉलिटिशियंस को पुलिस एफिशिएंट नहीं चाहिए। जिस दिन पुलिस एफिशिएंट हो जाएगी तो बड़े बड़े लोग अंदर जाएंगे और वो अंदर FIR होने के बाद छूटेंगे भी नहीं, क्योंकि उनको मालूम है इन्वेस्टिगेशन कैसा किया जाए। अगर इनको ये पता ही नहीं कि उनको क्या ढूंढना है तो क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे। करेक्ट। आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए यही पता नहीं है तो आप इन्वेस्टिगेशन कैसा करोगे। आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए समझने के लिए उनको ट्रेनिंग देना जरूरी है, मगर हमारे वरिष्ठ अधिकारी और हमारे पॉलिटिशियन जानबूझ के उनको ट्रेनिंग नहीं देते, ये हमारा मानना है। आपको अगर पुलिस अच्छी चाहिए तो उनको ट्रेनिंग दो, बरस में 1 महीना कंपलसरी अपडेट होना चाहिए। मिलिट्री में अपडेट करते हैं, अपग्रेड करते हैं, वैसा इनको क्यों नहीं। जब आप एंटी करप्शन में उसको ट्रांसफर करते हो तो 1 महीना या 15 दिन उसको ये सब बड़े बड़े जो प्रॉब्लम्स है, जो फ्रॉडस्टर्स है, उनके एग्जाम्पल्स देना चाहिए, उनको साइटेशन देना चाहिए कि भाई कोर्ट कैसे एक नजरिया से ट्रायल्स चलाती है। ये कुछ भी ट्रेनिंग नहीं देते। आप जाइए एंटी करप्शन में कितने लोगों को कितना पता है, आप जाके देखिए, BOW में जाके देखिए, 90% ऑफिसर्स को इन्वेस्टिगेशन की स्किल्स ही नहीं है। ये मेरा मानना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने 3 साल पहले जॉइंट CP EOW को अप्रोच किया और मैंने 10 पेज का मेरा एक लेटर बनाया और उनको बताया कि इन्वेस्टिगेशन ऑन इंक्वायरी कैसी की जाती है। वो मेरे पे बहुत खुश हो गया और मेरे लेक्चर रखना चाहते थे। बोले कि 90 मिनट का मैं आपका लेक्चर रखूंगा, 60 मिनट आप बात करोगे और 30 मिनट आपको क्वेश्चन आंसर्स के लिए देने होंगे। पर वो प्रोग्राम रोकने के पहले उनकी वहां से बदली हो गई एंटी करप्शन। तो हमारे यहाँ मैंने उनको बताया कि आप इंक्वायरी को 5-5, 10-10 साल लेते हो। बोला आप मुझे इतना बड़ा डिगा दे दो, मैं आपको 8 से 10 दिन के अंदर मेरा इंक्वायरी कंप्लीट, मैं तो 3 दिन के अंदर ही बोलता हूँ, पर 8 से 10 दिन के अंदर मैं आपकी इंक्वायरी फिनिश करता हूँ। और मैंने कैसा करने का उसका लिख के मैंने जॉइंट CP EOW को दिया। वो बहुत खुश हुए, मगर इम्प्लीमेंट नहीं कर। हमारे यहाँ अच्छे चीज को इम्प्लीमेंट नहीं करते। वो क्यों नहीं करते, यही तो हमारी मुश्किल है। हमारे यहाँ सब होशियार है, पुलिस ऑफिसर बहुत होशियार है, पर उनको दबाया जाता है। सीनियर ऑफिसर्स उनको ब्लैकमेल करते हैं, अगर तुमने ये ऐसा नहीं किया तो मैं ऐसा कर दूंगा, तुमको इधर पोस्टिंग कर दूंगा, तुमको उधर पोस्टिंग कर दूंगा। एंटी करप्शन में जब सही ऑफिसर काम करता है तो उसके नोटिंग को उसको बुला के नोटिंग बदली किया जाता है। उनको बोलते हैं ऐसा ने बड़े साहब ने ऐसा बोला है, वो कुछ नहीं कर सकता है और वो गलत नोटिंग कर। तो ये आज मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, मगर एंटी करप्शन में जाओ, EOW में जाओ, पुलिस स्टेशन में जाओ और उनसे कॉन्फिडेंस में बात करो तो हर पुलिस ऑफिसर यही कहेगा कि हमको इन्होंने क्लार्क बनाया है, पियोन बनाया है और हमको कोरियर बॉय बनाया है। हमको इन्वेस्टिगेशन नहीं करने देते हैं। हमको बताया जाता है आप ये तरीके से करो, ये तरीके से करो। अगर हम सही तरीके से जाते हैं और बड़ी मछली फंसती है तो बोलते हैं नहीं आप इस तरह से जाओ, उस तरह से जाओ, और इन्वेस्टिगेशन की दिशा बदली करते हैं और बदली करने के बाद जो एविडेंस जमा करने को भी नहीं देते। ऐसा इनका पर्सनल व्यूज है। मगर पुलिस जो है वो डिसिप्लिनरी फोर्स होने की वजह से वो सामने से नहीं बात कर सकते। मैं इसलिए बात करता हूँ क्योंकि मेरी इच्छा ये है कि पुलिस के ऊंचे बैठे हुए ऑफिसर्स को ये पता चले कि नीचे के ऑफिसर्स की तकलीफ क्या है। जिस दिन को ये तकलीफ पता चलेगी तो अपने आप वो सिस्टम में बदली लाएंगे और इस देश को बचाने की कोशिश करेंगे। यही मेरा मानना है। करेक्ट। अब दूसरा मेरा ये मानना है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में एक ऑफेंस होता है प्रॉपर्टी डिसप्रोपोर्शनेट ऑफ एसेट्स।
अब ये डिस्प्रोपोर्शनल एसेट जो होता है, अगर आपका 1 रुपया 100 रुपया एसेट होना चाहिए और 200 रुपया हो तो तब तक आप उनको जो आपके नॉर्मल रूटीन में ले लो, मगर वो 300% है, 400% है, तो मेरा गवर्नमेंट से मानना है कि आपको कानून बदली करना है कि वो जो 300% ज्यादा एक्सेस है उसको कॉन्फिस्टिकेट करो, उसको सीज करो, उसको एंजॉय करने के लिए मत रखो, क्योंकि उसका है ही नहीं हो, वो चोरी किया हुआ है, डकैत डाला हुआ है। डिस्प्रोपोर्शनल एसेट इज नथिंग देन इट इज रॉबिंग ऑफ द सिटीजंस। करेक्ट। आपका पगार में नहीं बैठता तो आपने गलत तरीके से पैसा, तो वो आप ले लो अपने पास, एंड द ओनर्स ऑफ प्रूविंग शुड बी ऑन द पुलिस ऑफिसर कि वो उसने अपने पगार में या नॉन सोर्स ऑफ इनकम में से ये खरीदा है, वो लेट हिम प्रूव। उसमें पुलिस जैसा नरकोटिक्स में होता है कि नरकोटिक्स वाले ने प्रूव करना है कि उसके पास है क्या नहीं और क्यों है, पुलिस को प्रूव करने की जरूरत नहीं। द ओनर्स ऑफ प्रूविंग गिल्टी और नॉन गिल्टी इज ऑन दी एक्यूज्ड। तो वैसे ये डीपीए में, मैं सिर्फ डीपीए की बात कर रहा हूँ, डिस्प्रोपोर्शनल एसेट्स की बात कर रहा हूँ, ऐसा भी अगर करेंगे तो इन लोगों की, जो करप्ट लोगों की हवा निकल जाएगी। मगर ये तो करने का लंबा रहेगा। गवर्नमेंट ने तो उनको बचाने के लिए नए नए कानून लाए और उनको पूरी तरह से छूट दी है कि आप कुछ भी करो, हम आपके साथ है, ऐसा पब्लिक को सिग्नल आप भेजें। इसलिए मेरी आपसे दरखास्त है कि प्लीज आप ये सेक्शन 17A 156(3) को अमेंड कीजिए, डिस्प्रोपोर्शनल एसेट के जो केसेस है उसको अमेंड कीजिए, और जो पुलिस का हवलदार से लेके सब इंस्पेक्टर से लेके पीआई उनको 8 घंटे की ड्यूटी दीजिए। अगर 12 घंटे की ड्यूटी देते हो तो उनको ओवर टाइम दीजिए। अगर बरस का 52 छुट्टी का उनको पैसा दीजिए। और जब वो रास्ते पे रहते हैं बारिश में या धूप में या ठंडी में, तो उनको कम से कम छप्पर रहे या बारिश में भीगे नहीं, या बैठने के लिए जगह रहे, इतना तो बंदोबस्त कम से कम कीजिए। उनको पीने का पानी और 2 वक्त का अच्छा खाना, क्योंकि वो वड़ा पाव खाएंगे और जब भी वहां बैठेंगे रात भर तो क्या ड्यूटी बजाएंगे। तो आप उनके पास, जैसे हमारे मिनिस्टर्स को बंगले में रहने देते हैं, एसी में बैठने देते हैं, गाड़ियों में रहने देते हैं, क्यों? क्योंकि उनको एफिशिएंसी लेवल चाहिए। तो वैसे पुलिस के पास भी देखिए, वो भी इंसान है और पुलिस के लिए हमारा लड़ना हमारा फर्ज है। जैसे हम पुलिस की गलतियां निकालते हैं, क्यों उन्होंने ये नालायकगिरी की है, वैसे उनको अच्छा प्रोविजन देके उनको अच्छा बनाने की भी जिम्मेदारी एज अ सिटीजन हमारे पे है, ये मेरा मानना है। तो इस तरह से अगर हर सिटीजन अपना काम करेंगे तो जरूर मुंबई और इस महाराष्ट्र स्टेट को अच्छा होने में वक्त नहीं लगेगा। Absolutely, sir. I again request that my intention is not to cause harm and injury to any institution and police officers, but to assist these police officers to be better policemen and to discharge their duty in a better way, so that we, Mumbai's and Maharashtra, can be on the top of the world. Thank you, Jai Hind. Thanks a lot, sir. आज जो भी कोई आपने इंफॉर्मेशन दी, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव थी, बहुत एनरिचिंग और एनलाइटनिंग इंफॉर्मेशन थी, और काफी अच्छा लगा सुनकर कि आपने दोनों पहलू बताए। मतलब एक पहलू है जहां पर मतलब पुलिस से ये पर्टिकुलर चीजें क्यों नहीं होती है, ये कंसर्न्स क्यों रेज हो रहे हैं, और एक पहलू आपने उनकी साइड से भी दिखाया कि अगर उनकी तरफ से ये इश्यूज आ रहे हैं तो उसके पीछे की और वजह क्या है। जैसे कि अभी आपने कहा कि उन्हें छुट्टियों की कमी है, कई बार उन्हें रिसोर्सेस नहीं मिलते, उन्हें खाना सही से वक्त पर नहीं मिलता, या मिलता भी हो तो सही से नहीं होता है। तो ये बहुत सारी अंडरलाइंग चीजें हैं जिसकी वजह से बहुत सारी जो अभी जो इफेक्ट्स है और जो आउटकम्स है वो नेगेटिव बन जाते हैं। सो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, जहां पर ये दोनों ही चीजें हमें नजर आई, और आई एम श्योर कि ये व्यूअर्स एंड ऑडियंस को भी बहुत हेल्पफुल होगा। स्पेशली जैसे सर ने बहुत सारे सेक्शंस के बारे में बात किया, आई एम वेरी श्योर कि आप सबने उन सारे सेक्शंस को नोट किया है। अगर नहीं नोट किया है तो प्लीज सी दिस पॉडकास्ट ऑन रिपीट, जहां पर आपको सारी चीजें बहुत ही डिटेल में मिलेंगी जो हार्डली आपको कहीं ढूंढने से मिल पाएंगी। तो सर, इज देयर एनीथिंग एल्स दैट यू वुड लाइक टू स्पीक to my viewers and audience as a special message? Well, if at all you want all details of formats, कि पुलिस अगर आपके एफआईआर नहीं करती है तो क्या करना चाहिए, कैसे कंप्लेंट करना चाहिए, उनको एप्लीकेशन फॉर सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट पुलिस ऑफिसर्स, मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट कैसे फाइल करने की पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ, उसके सब फॉर्मेट्स आपको @ग्रुप पिटीशन एंड मुंबई प्रजा, इस पे आपको मिल जाएगी। वी हैव prepared all formats so that alert citizens should fight against corruption and support the honest officers. जब तक हमारे honest officers को हम support नहीं करेंगे, corrupt officers ये honest officers को भी corrupt बनाएंगे। तो जागरूक हो जाओ, honest officers के पीछे खड़े रहो और corrupt officers के पीछे लगो, और आपको हर तरह की फॉर्मेटिंग जो है
असिस्टेंस जो है हम देने की कोशिश करेंगे एट योर रिस्क, एट योर कॉस्ट एंड एट योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एब्सोल्युटली ऑन द पॉइंट सर। और इस नोट पर मैं व्यूवर्स को ये कहना चाहूंगी कि जितने भी डिटेल्स हैं कमलाकर सर के, वो सब कुछ मैं आपको अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। डू गो अहेड, मेक यूज ऑफ इट, and let us all hope and work for a better India.